फैन बंद कर। हाँ, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। ओके, अपन कोई भी चीज तो ब्रेन से ही पढ़ते। कोई भी टॉपिक जिंदगी में कौन से ऑर्गन की वजह से पढ़ रहे हैं आप? ब्रेन के वजह से। और अभी अपन ब्रेन ही पढ़ रहे, तो ब्रेन को ही ब्रेन पढ़ना है, तो ब्रेन आसानी से पढ़ने नहीं देगा। यस और नो? हाँ, जो बच्चों की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है उनको ब्रेन अच्छा समझता है। कुछ बातें याद भी करने की रहती, कुछ बातें हमारे ऊपर भी रहती, वो हमारे ऊपर की बातें हम पूरी याद करा के ले लेंगे। लेकिन कुछ बात ऐसी है कि जो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन आपको इमेजिनेशन में वहाँ तक के लेके जाएंगे, फिर आपको समझेगा। और सबसे पहली बात, चौरसिया से सीक्वेंस, चौरसिया का जो सीक्वेंस है उससे ब्रेन नहीं पढ़ना। ओके, और ये पहले साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाओ कि अपन ब्रेन एनाटॉमी का पढ़ रहे, फिजियोलॉजी का नहीं। फंक्शनल पार्ट को इंपॉर्टेंस नहीं है अपने एनाटॉमी में। फंक्शनल पार्ट में सबसे ज़्यादा ब्रेन का कौन सा पार्ट है कि जो फंक्शन निभाता है, तो वो है सेरेब्रम, डायनसिफेलॉन। इनमें सबसे ज़्यादा फंक्शन है कि बोलने का सेंटर, ब्रोकाज एरिया, मिक्चुरेशन सेंटर फ्रंटल लोब में, आइडेंटिफाइंग द लैंग्वेज पैराइटल लोब में, वेरिकनेज एरिया, देखने का सेंटर ऑसिपिटल लोब में, हियरिंग का सेंटर टेम्पोरल लोब में। ऐसे बहुत सारे, मेमोरी है, टैलेंट है, डिसीजन है, कंसंट्रेशन है, काम, कूल, प्लीजर, रिलैक्स, लग्जरियस, चॉइस, अट्रैक्शन, अफिनिटी, लव, इमोशंस, ये भी सेंटर्स है। लेकिन वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट है। एनाटॉमी में भी है, लेकिन एनाटॉमी में उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं पाया जाएगा जितना कि फिजियोलॉजी में है। तो अपने को पहला दिन है ब्रेन का, तो अपने को पहले बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, और वो आपको 11th-12th में हुई है कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। या कोई भी नर्वस टिश्यू लो, चाहे ब्रेन लो, स्पाइनल कॉर्ड लो, क्रेनियल नर्व लो, स्पाइनल नर्व लो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लो, ब्रेन का कोई भी पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो न्यूरॉन से बना है। तो फिर ये व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन ये क्या है? ये पढ़ना है, मतलब आपको क्या पढ़ना है? ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आने को हो ना। और दूसरी बात, वो टॉपिक की अपन एनाटॉमी पढ़ रहे, मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी पढ़ रहे। तो सबसे पहला टॉपिक आपको हम अभी न्यूरॉन पढ़ाएंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वो आपका 11th-12th में भी हुआ है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। न्यूरॉन में 2 पार्ट आते हैं। एक आता है सेल बॉडी, जिसका तुमने सुना हुआ नाम है साइटॉन, जिसको और में सोमा भी बोलते हैं। यस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकेरियन। यही ब्रेन का, न्यूरॉन का साइटॉन नाम का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर चीज पे, जितने भी आपके बॉडी में बातें होती जो ब्रेन की वजह से होती, उसका जो डिसीजन लिया है वो साइटॉन ने लिया है। और 2 नंबर का टॉपिक होता है नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लॉन्ग नर्व फाइबर्स और दूसरे होते हैं शॉर्ट नर्व फाइबर्स। लॉन्ग नर्व फाइबर को एक्सॉन बोलते हैं और एक न्यूरॉन को एक ही रहता है। शॉर्ट नर्व फाइबर्स डेंड्राइट्स बोलते हैं और ये एक न्यूरॉन को कितने भी हो सकते, ये मल्टीपल भी हो सकते। तो ये बीच में बैठा हुआ टॉपिक है साइटॉन।
बॉडी का कोई भी टॉपिक जब बॉडी को लगता है, जो बॉडी की डिमांड होती है, तो बॉडी इसको बोलती है। तो बॉडी से आए हुए जो सेंसेशन है वो साइटॉन के पास लेके जाने के लिए डेंड्राइट्स रहते हैं, और जो डिसीजन लेता है साइटॉन वो बॉडी के तरफ भेजने के लिए एक्सॉन्स लेता है। समझा? पहली एक चीज आप समझ लो, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसा अकोला का कलेक्टर है, उसके अंडर में सब डिपार्टमेंट है। महानगर पालिका उसके अंडर में है, तहसील डिपार्टमेंट उसके अंडर में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट उसके अंडर है। वैसा आपका कलेक्टर ब्रेन है। इसलिए ब्रेन को बैठने के लिए बंगला है, जो बंगला का नाम स्कल है, जिसमें अंदर कोई भी नहीं जा सकता। कॉम्पैक्ट जो स्कल बना है उसके अंदर ब्रेन रखा है। तो कलेक्टर जैसा पूरे अकोला के डिपार्टमेंट संभालता, वैसा आपका ब्रेन आपके बॉडी की पूरी सिस्टम संभालता, कोऑर्डिनेशन करता। सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंडर में, एक्सेटरी सिस्टम उसके अंडर में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एवरी सिस्टम ब्रेन के अंडर काम करती है। और अपने बॉडी की एवरी सेल ब्रेन को ही पहचानती है। उसकी कुछ भी डिमांड है तो ब्रेन को ही बोलती है, फिर वो डिमांड ब्रेन पूरी करता है। तो कलेक्टर में के ऑफिस में अगर आप जाके देखेंगे तो कोई भी आदमी उसके पास मिलने को जा नहीं सकता। उसका एक गेट कीपर होता है। वो गेट कीपर पहले आपका काम सुनता है कि साहब के साथ क्या बात करना है। अगर आपकी बात अगर वैल्यूएबल नहीं है, आप अगर उसको कोई डिपार्टमेंट महानगर पालिका की बात लेके गए, तो वो बोलता है कि तुम महानगर पालिका में जाओ, हमारे साहब महानगर पालिका के साथ बात करेंगे, तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉमन पर्सन नहीं है। ऐसा तुम्हारे ब्रेन के नीचे भी एक थैलामस नाम का पार्ट रहता है, वो ब्रेन का गेट कीपर होता है। जो भी बॉडी की डिमांड होती है पहले थैलामस रोकता है। सही में अपने साहब का काम है तो ऊपर जान देता है, नहीं तो जिनका काम है उसके तरफ भेज देता है। उसको रेटिकुलो एक्टिवेटरी सिस्टम बोलते हैं, वो हम आपको बताएंगे बाद में। तो बात यह है कि आपके बॉडी से जितने भी इंपल्स ब्रेन के लिए आते हैं कि भाई तहान लग गए, प्यास लग गई, भूख लग गई, कहीं पे दर्द हो रहा या कहीं पे मच्छर काट लिया, तो ये जो सेंसेशन होते हैं, ये सेंसेशन ब्रेन की तरफ लाने वाले जो रहते हैं उनको सेंसरी बोलते हैं। द फाइबर्स और द न्यूरॉन्स विच कैरी द सेंसेशन फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट टूवर्ड्स द ब्रेन आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी फाइबर्स। और डेंड्राइट्स कभी भी सेंसरी होते हैं, ब्रेन के तरफ लाने वाले। और ब्रेन जो डिसीजन, ऐसा सोचो कि समझो कलेक्टर को कोई तो भी आदमी ने बताया कि भाई जुने शहर में दंगा शुरू है, तो जो आदमी है बोलने वाला वो हो गया सेंसरी। फिर कलेक्टर उस पर डिसीजन लेगा और पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके एक आदमी को भेज के बोलेगा कि जाओ और ओल्ड सिटी में कर्फ्यू लगा दो। मतलब सेंसेशन लाने वाला और सेंसेशन लेके जाने वाला, ऐसे दो चपरासी ब्रेन के रहते हैं। जो लाता है पेरिफेरल पार्ट से उसको सेंसरी बोलते हैं, जो ब्रेन ने बताया हुआ काम पेरिफेरल पार्ट को लेके जाते हैं वो मोटार होते हैं। मोटार फाइबर्स मीन्स द फाइबर्स which carry the sensation from brain to the peripheral part, और sensory fibers are the fibers which carry the sensation from peripheral part towards the brain। और कुछ कुछ न्यूरॉन दोनों भी काम करते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। जैसा स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व रहती, सेंसरी भी रहती, मोटर भी रहती, वो आगे समझेगा आपको। इसलिए अपने बॉडी में ऑर्गन के हिसाब से अगर सोचो जाए तो पहले वो ऑर्गन की आपको साइकोलॉजिकली वो ऑर्गन क्या है वो प्रिपेयर करना चाहिए। जैसा ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सबसे ऊपर बिठाया, उसके लिए खुद को एक बंगला दे दिया, उसको कहीं धक्का ना लगे तो मीनिंग भी दे दिए, ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइट मैटर, पाया मैटर। उसके बाद 2 नंबर का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। और हार्ट जब ब्लड पंप करेगा तो इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर बॉडी लाके डालेगी सुपेरियर वेना कैवा, इंफेरियर वेना कैवा से,
वो प्योर ब्लड होने के लिए लंग्स, ब्रेन कितना भी इंपॉर्टेंट हो सिवाय ब्लड के नहीं जी सकता, इसलिए ब्रेन का इंपॉर्टेंस ब्रेन के जगहों पे है, लेकिन हार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्ट तुम्हारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल की डिमांड पूरी करता है। हर सेल को ब्लड मिलता है, इसलिए सेल को न्यूट्रिशन मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी में आपको आएगा। और हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो कुछ इम्प्योर ब्लड हार्ट जमा भी करता है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपको लंग्स के पास फिल्टर के लिए भेजना भी पड़ता है। इसलिए हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन ये तीन आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ये तीन ऑर्गन को अगर कभी डैमेज हुआ तो उसको ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी जख्म हो गई। आप फॉरेंसिक में, एफएमटी में जाएंगे तो कोई भी वाइटल ऑर्गन को डैमेज होता है तो वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। इसलिए तुम्हारे थोरैक्स में हार्ट और लंग्स दोनों को साथ में रखा। दोनों को साथ में रखा मतलब दोनों को साथ में रखते समय भगवान ने जब बॉडी बनाई तो उसके लिए पहले भगवान ने सोचा कि हार्ट चुपचाप बैठने वाला ऑर्गन नहीं है, उसको भी सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल करना पड़ता है। और लंग्स को भी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, और दोनों एक में को नजीक नजीक क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि इसका इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाएगा, प्योर होके फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट पंप करेगा। इसका मतलब आजू बाजू में रखना है, इसलिए दोनों को मिलके एक ही बंगला बनाया, एक ही कैंपस बनाया, उसका नाम है थोरैसिक केज, जिसके अंदर थोरैसिक कैविटी है। लेकिन ये सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल करेगा कार्डियक बीट देते समय, और लंग्स इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करेगा। तो दोनों का फ्रिक्शन नहीं होने को होना, इसलिए हार्ट को पेरिकार्डियम में बिठाया, लंग्स को प्लूरा में बिठाया। और हार्ट और लंग्स ये दोनों के दोनों थोरैसिक कैविटी में रखे। थोरैसिक कैविटी थोरैसिक केज बनाती है। थोरैसिक केज में एंटेरियरली स्टर्नम आता है, आजू बाजू में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आती है, और पीछे 12 थोरैसिक वर्टिब्रा आते हैं। मतलब 37 बोन से आपकी थोरैसिक केज बनता है। लेकिन थोरैसिक केज भी आपका एक्सपांड होता है। जब आप सांस लेते हो तो स्टर्नम आगे आता है, इसलिए थोरैसिक कैविटी एंटेरोपोस्टीरियर बढ़ती है। रिब्स के इंटरकोस्टल कार्टिलेजेस रिब्स को ऊपर उठाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल ब्रेथ भी थोरैक्स की बढ़ती है। और जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम भी नीचे जाता है। यहां पे अगर आपका डायफ्राम है, डायफ्राम इज द चीप मसल ऑफ इंस्पायरेशन। मतलब जब तुम डीप इंस्पायरेशन करते हो तो डायफ्राम 3rd लंबर वर्टिब्रा तक के जाता है, मतलब आपके थोरैसिक कैविटी का वर्टिकल डायमेंशन भी बढ़ता है। स्टर्नम आगे आता है तो एंटेरोपोस्टीरियर डायमेंशन भी बढ़ता है, और रिब्स ऊपर जाती है मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी बढ़ता है। ये मोमेंट ऑफ थोरैसिक केज इन रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन नाम का आपको फिजियोलॉजी में टॉपिक है। दैट इज थोरैसिक लीड, अपर कोस्टल मोमेंट, लोअर कोस्टल मोमेंट एंड डायफ्राम। ये 4 चीजें हैं फिजियोलॉजी से पढ़ना। और ये नीचे का एब्डोमेन है, इसका खुद का बंगला है, ये दोनों मिलके बंगला है। और ये एक स्लम एरिया के जैसा है, झोपड़पट्टी के जैसा है एब्डोमेन। मतलब क्या? मतलब एब्डोमेन में ऑर्गन इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को रहने की खुद की जगह नहीं है। हर एक को हर एक के साथ एडजस्टमेंट करना है। जब आप खाना खाते हो आपके स्टमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर रहती, आप 1.5 लीटर खाना खाते हो तो स्टमक फूलता है तो आजू बाजू के ऑर्गन दबते हैं। जब स्टमक वो पूरा चर्निंग करके चाइम बन के आगे फेंकता है, इंटेस्टाइन फूलते हैं तो इंटेस्टाइन फिर स्टमक को दबाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड होती है तो ब्लैडर आजू बाजू के ऑर्गन को दबाता है। माँ के यूटेरस में 2.5 किलो का बच्चा 9 महीने तक के रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूटेरस में 2.5 किलो का बच्चा अगर 9 महीने रहता है तो पेल्विक कैविटी के अदर ऑर्गन्स उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं। इसलिए 5वें महीने से माँ को फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन शुरू होता है।
बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, मतलब यूटेरस ब्लैडर के ऊपर आके ब्लैडर को दबा रहा, ब्लैडर को छोटा कर रहा, इसलिए मिक्चुरेशन में फ्रीक्वेंसी आ गई। 8वें 9वें महीने में यूटेरस पीछे से बढ़ता है, मतलब रेक्टम को दबाता है, तो 8वें 9वें महीने में मां को कॉन्स्टिपेशन के तकलीफ शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एब्डोमेन में हर ऑर्गन के साथ एडजस्टेबल लाइफ जीना पड़ता है। समझा? तो ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। उसमें आपको न्यूरॉन एक सेल ही है, ये कोई अपन नया नहीं पढ़ रहे, सिर्फ बॉडी की सेल अपन गोल पढ़ते हैं, ये थोड़ी अलग किस्म की सेल है, बाकी है सेल ही। तो जैसा अपन अपने बॉडी की कोई भी एक सेल पढ़ेंगे तो सेल मेम्ब्रेन रहेगी, साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सब उसमें पाएंगे आप। बस आपके न्यूरॉन्स की जो सेल रहती, सेल मेम्ब्रेन रहती, वो सेल मेम्ब्रेन में आपको इस तरीके से पोल मिलते हैं, ये पोल मिलते हैं। ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है। ओके, इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटो मीन सेल्स, तो ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसके अंदर आपको न्यूरोप्लाज्म मिलेगा, न्यूरोप्लाज्म। ओके, ये जो न्यूरोप्लाज्म होता है इसमें गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ईच एंड एवरी पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निसल्स ग्रैन्यूल्स रहते हैं, और ये जो निसल्स ग्रैन्यूल्स रहते, ये निसल्स ग्रैन्यूल्स ग्रे कलर के रहते। इसलिए ब्रेन में जहां जहां पे भी आपका साइटॉन दिखेगा, निसल्स ग्रैन्यूल्स ग्रे कलर के होने की वजह से वो आपका ग्रे मैटर बनाता है। जैसा किडनी में आउटर कॉर्टेक्स इनर मिडुला होता है, वैसा ब्रेन में आउटर ग्रे मैटर इनर व्हाइट मैटर होता है। वो चैप्टर का नाम है आपका व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। तो अभी आपका व्हाइट मैटर शुरू नहीं हुआ। तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं जो ग्रे कलर के दिखते हैं, इसलिए वो ग्रे मैटर बनाता है, जिसको आप कॉर्टेक्स भी बोलेंगे। जैसा आउटर कॉर्टेक्स वैसा आउटर ग्रे मैटर। समझा? हाँ, अब निसल्स ग्रैन्यूल्स ग्रे कलर का होता है, इसलिए वो ग्रे मैटर प्रोड्यूस करता है। तुम्हारे बॉडी की हर सेल को 1 से 2, 2 से 4 में मल्टीप्लाई होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, जब भी उसको एस्ट्रल रेस फॉर्मेशन करना पड़ता है तो वहां पे एक सेंट्रोसोम नाम का पार्ट होता है, जो सेंट्रोसोम एस्ट्रल रेस छोड़ के तुम सेल डिवीजन में पड़ेगी कि 1 से 2 सरी के सेल बनती है। लेकिन सेंट्रोसोम न्यूरॉन्स में नहीं रहते, इसलिए न्यूरॉन्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते। जितने न्यूरॉन्स तुम जन्म लेते समय लेके आए, उतने ही न्यूरॉन तुम्हारे मरते तक रहेंगे। इसका मतलब न्यूरॉन्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते। और जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो वो नॉर्मल 2 सेल में डिवाइड होती है। लेकिन जब सेल के सेल डिवीजन में प्रॉब्लम होता है, सेल एब्नॉर्मल डिवीजन बताती है, अनकंट्रोल्ड रैपिड एंड इमैच्योर नई नई सेल बनाती है, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो न्यूरॉन तो मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब न्यूरॉन को कभी कैंसर नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आने को होना कि भाई न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई नहीं होता तो फिर अपनी मेंटल ग्रोथ कैसी होती? अपन बचपने में माँ के पेट से जन्म लिए तो आपकी मेंटल ग्रोथ तो शुरू है ना। कभी ना कभी आप चलना सीखे, कभी ना कभी दौड़ना सीखे, कभी आपकी मेमोरी बढ़ गई, टैलेंट बढ़ गया, डिसीजन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। मतलब फिर ये ग्रोथ कैसी हुई? न्यूरॉन की सिर्फ साइज बढ़ती है। न्यूरॉन इंक्रीजेस ओनली बाय साइज, नॉट बाय नंबर्स। क्योंकि न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होती, मल्टीपल कैपेसिटी नहीं होती, बिकॉज न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता। इजंट इट सो? यस और नो? ओके। फिर दूसरी बात है आपका
ये जो होता है ग्रे मैटर बनाता है, उसको एक नर्व फाइबर होता है, लॉन्ग नर्व फाइबर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। और एक्सॉन के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के अंदर होता है एक्सोप्लाज्म, और ये जो एक्सोप्लाज्म होता है ये और न्यूरोप्लाज्म सब कंटेंट सेम रहते, सिर्फ निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्सोप्लाज्म में नहीं रहते, न्यूरोप्लाज्म में रहते हैं। मतलब तुम्हारा न्यूरॉन अंदर से पोकल होता है, वो पोकली के अंदर एक फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड के थ्रू इंपल्स दौड़ते हैं। मतलब आज एक बड़ी बात समझिए, आपको आपका ब्रेन अंदर से पोकल है, वैसा तो एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी अंदर से पोकल रहती है। एक्सेटरी सिस्टम में नेफ्रॉन भी पोकल है, यूरेटर भी पोकल है, ब्लैडर भी पोकल है, यूरेथ्रा भी पोकल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब सब पोकल है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक नलीज है, पूरी अंदर से पोकल है, उसमें कंटेंट जब होता है तब वो भरता है, बाकी वो अंदर से पोकल बनाया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के 4 चैम्बर वो भी पोकल है, ब्लड वेसल्स भी पोकल है। इसलिए नर्वस सिस्टम भी अंदर से पोकल होती है, न्यूरॉन भी पोकल होता है। तो बात ऐसी है, उसके अंदर जो फ्लूइड भर के रखा है वो आपके इंपल्स कैरी करता है। यस और नो? ऐसा सोचो कि समझो एक प्लास्टिक का पाइप है, उसके अंदर से पानी बह रहा, आपको पता नहीं, और वो प्लास्टिक के पाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक का वायर गिर गया, प्लास्टिक के पाइप के ऊपर है, तो उधर के पानी में आपको करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन प्लास्टिक के पाइप के अंदर से जो पानी बह रहा उसमें अगर इलेक्ट्रिक का वायर पड़ा है तो फिर आगे करंट लगेगा। मतलब पाइप आपका करंट पास नहीं कर रहा, वैसा आपका न्यूरॉन इंपल्स पास नहीं कर रहा, न्यूरोप्लाज्म अंदर का वो इंपल्स पास कर रहा। यस और नो? मतलब अगर सोचो आप कि न्यूरॉन अगर कोई भी रीजन से दब जाता है, उसका अंदर का जो फ्लूइड है उसकी कंटिन्यूटी लॉस होती है, उसकी एक फिल्म रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, वो अगर बीच में टूट गई, अगर आपका न्यूरॉन दबा के रख दिया तो इसने कितने भी इंपल्स भेजे तो आगे नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रेन ट्यूमर के कंडीशन पे कहीं पे तो भी ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वो कैंसर के वजह से न्यूरॉन्स दबते हैं आपके, इस वजह से इंपल्स आगे नहीं जाते, और इंपल्स आगे नहीं जाते तो वो पार्ट भी आपका काम नहीं करता, जिसको आप पैरालिसिस बोलते हो। हेमीप्लेजिया हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, या प्लेजिया मतलब पैरालिसिस हो गया। ओके, तो बात ऐसी है कि मैंने अभी बताया कि सर न्यूरॉन को कैंसर नहीं होता, और अभी आप ब्रेन ट्यूमर बोल रहे हैं। वो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, तो आपके न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए से न्यूरॉन मल्टीप्लाई नहीं होता। ये आपका एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन को एक लिपिड एंड प्रोटीन की प्रोटेक्टिव शीट होती है। यस, ये जो शीट होती है लिपिड एंड प्रोटीन, दैट इज लिपोप्रोटीनियस इन नेचर, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। और ये जो माइलिन शीट होती है ये स्पेसिफिक टाइम पे इंटरप्ट हुई भी रहती है, ये कंटिन्यू नहीं रहती, और ये हर न्यूरॉन को भी नहीं रहती। कुछ कुछ न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं, कुछ कुछ न्यूरॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। तो ये जो माइलिन शीट होती है ये आपकी व्हाइट कलर की होती है, इसलिए जहां जहां पे न्यूरॉन का एक्सॉन देखने को मिलता है वही आपका चैप्टर है, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। मतलब आपको सिर्फ एक्सॉन पढ़ना है और उसकी एनाटॉमी पढ़ना है। अब ये जो माइलिन शीट रहता, ये माइलिन शीट जहां जहां पे इंटरप्ट होता है वहां पे आपके बॉडी की जो सेल रहती, सोमैटिक सेल जिसमें सेंट्रोसोम होता, वैसी सोमैटिक सेल से नोड ऑफ रैनवियर बनता है। नोड ऑफ रैनवियर श्वान सेल से बनता है, इसलिए इसमें नोड ऑफ रैनवियर में जो श्वान सेल्स होती है उसमें सेंट्रोसोम होता है, इसलिए इनको कैंसर हो सकता है, जिसको आप ब्रेन ट्यूमर बोलते हो, दैट इज श्वानोमा।
मग फिर बात ऐसी है कि आपके नोड ऑफ रैनवियर में जो शॉन सेल्स होती है वो जब मल्टीप्लाई होगी कैंसर के वजह से एबनॉर्मल रैपिड इमैच्योर एंड अनकंट्रोल ग्रोथ बनाएगी, तो फिर ये एक्सॉन जो है वो दब जाएगा, तो इंपल्स जाना बंद हो जाएगा, तो फिर आपको आगे के टॉपिक में पैरालिसिस मिलेगा। और ब्रेन को सपोर्ट करने वाले, जैसा अपन सब जन कॉमन लोग हैं तो अपना अपना प्रोटेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट करता है, लेकिन कलेक्टर स्पेशल पर्सन होता है, इसलिए कलेक्टर का प्रोटेक्शन करने के लिए उसके खुद बॉडीगार्ड होते हैं क्योंकि वो स्पेशल पर्सन होता है। वैसा ही आपका ब्रेन स्पेशल है, उसका खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड न्यूरोग्लियल सेल। ऐसे ब्रेन के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट स्टार शेपेड सेल रहती, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, न्यूरोग्लियल सेल। ये ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ भी बातें हैं तो उसको ड्रेन करने के लिए, जैसा आपके बॉडी में WBC फैगोसाइटोसिस करता है, वैसा ब्रेन में सपोर्ट करने के लिए ये एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। लेकिन ये तीनों भी किस्म की सेल बॉडी के सोमैटिक सेल के जैसी रहती है। इसमें सेंट्रोसोम होता है, इसलिए मल्टीप्लाई होते हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, समझा, ब्रेन में अगर कुछ इन्फेक्शन है, प्रीवियस इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन निकाल। देखो कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर का एग्जैक्ट कॉज वर्ल्ड में कोई नहीं बता सका। सिर्फ एक चीज है, कोई भी चीज को तुम ज्यादा से ज्यादा इरिटेशन देंगे, तकलीफ ज्यादा देंगे। स्मोकिंग चालू है, वो स्मोकिंग में जो भी डस्ट पार्टिकल इंस्पायर हो रहे हैं, जो भी पेशेंट ले रहा, उसमें निकोटीन है, निकोटिनाइन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, सम टार, मतलब जो बॉडी को चिपकने वाली जो सब्सटेंस रहता है उसको टार बोलते हैं, जैसा कोल टार। तो वो टार जैसे कुछ सब्सटेंस है जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटका हुआ दिखते, वो वहां के सेल को टार्चर करके एक दिन सेल नॉर्मल डिवीजन छोड़ देती, एबनॉर्मल रैपिड इमैच्योर्ड एंड अनकंट्रोल ग्रोथ करके कैंसर बना देती। एग्जैक्ट कॉज कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट कॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल एबॉर्शंस हो रहे हैं, यूटेराइन की सेल टॉर्चर हो रही। यूटेरस की एक आधी सेल ठहरा लेती कि मैं अब नॉर्मल डिवीजन नहीं करूंगी, हो जाता कैंसर। परफेक्ट रीजन कुछ भी नहीं है। 2 महीने के बच्चों को ब्लड कैंसर मिल सकता है, तो इस पर से तुम क्या बोलेंगे? क्या उसने स्मोकिंग की या अल्कोहलिज्म किया या चीविंग किया या कुछ किया? यही बात होती है। सेल डिवीजन की अप्लाइड एनाटॉमी मतलब कैंसर है, माइटोसिस की अप्लाइड एनाटॉमी मतलब कैंसर है, समझा? वैसा ही बात है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइटोमा, ऑलिगोडेंड्रोसाइटोमा, न्यूरोग्लियोमा, ये ब्रेन के ट्यूमर्स है, जिस वजह से कोई भी ऑर्गन ज्यादा टॉर्चर होता है, कोई भी सेल ज्यादा टॉर्चर होती है, तब वो सेल का सेल डिवीजन चेंज होता है, समझा? आप जो पढ़ाई करते हो वो न्यूरॉन से करते हो, ये सेल से नहीं करते हो, इसलिए पढ़ाई करने से आपका ब्रेन टॉर्चर नहीं होता। ये डर निकाल डालो कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करूं तो मेरे को ब्रेन ट्यूमर होएगा। और ऐसा अगर रहता था तो तुम्हारे से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, वो सब ब्रेन ट्यूमर से ही मरते थे। ये भूल जाओ पहली बात, आप समझा ना कि भाई रात भर पढ़ाई करता था और दूसरे दिन ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जिस वजह से पढ़ाई करते हो वो न्यूरॉन मल्टीप्लाई नहीं होता, उसकी सिर्फ साइज बढ़ती है। ओके, तो अभी फास्ट एक बार, न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी साइटॉन, सोमा और पेरिकेरियन, नर्व फाइबर में लॉन्ग नर्व फाइबर, शॉर्ट नर्व फाइबर, लॉन्ग नर्व फाइबर में एक्सॉन, शॉर्ट नर्व फाइबर में डेंड्राइट्स। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये न्यूरॉन के पोल्स को बहुत सारे, यानी ये एक फाइबर मैंने निकाला, ये भी अंदर से पोकल है, तो ये डेंड्राइट्स भी है। ये डेंड्राइट्स आपके पेरिफेरल पार्ट से सेंसेशन ब्रेन के तरफ ला रहे, मतलब डेंड्राइट्स जो होते हैं ये डेंड्राइट्स
सेंसरी इन नेचर होते हैं, सेंसरी। और एक्सॉन ब्रेन का सेंसेशन पेरिफेरल पार्ट को लेके जाने के लिए काम करता है, इसलिए ये मोटर होता है। इसको भी शीत रहती है, इसको भी शीत रहती है, और ये दोनों भी व्हाइट कलर के दिखते हैं, इसलिए आपका टॉपिक है व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, और उसकी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। मैं बार बार बता रहा आपको कि इसका आपको स्ट्रक्चरल स्टडी करना है। समझ में आया? स्ट्रक्चरल स्टडी मतलब कौन से पार्ट कौन से पार्ट को पकड़ के रखते हैं, कौन सा पार्ट कौन से पार्ट को किस तरीके से अटैच रहता है, वही अपना पहला चैप्टर है। ओके, तो अब ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में आपको साइटॉन समझा, जो अभी आपका कुछ भी काम का नहीं, ये मोस्टली फिजियोलॉजिकल पार्ट है, यही आपको एनाटॉमी देने वाला है। यस और नो? दूसरी बात, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन आप फिजियोलॉजी में से अगर पढ़ेंगे तो कुछ कुछ न्यूरॉन को क्लासिफाई करते समय ये जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स पर से न्यूरॉन का पहला क्लासिफिकेशन किया है। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही पोल से एक्सॉन भी निकलता है और एक ही पोल्स पे डेंड्राइट्स भी आते हैं, वो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। नहीं समझा? अरे बाबा, ये अगर आपका एक न्यूरॉन लिया, ये न्यूरॉन को एक ही पोल है, तो एक ही पोल से एक्सॉन्स भी निकलेगा और एक ही पोल्स पे डेंड्राइट्स भी आएंगे, इसलिए इसको यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। दूसरा न्यूरॉन होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में आपको दो पोल मिलते हैं, एक पोल से आपको एक्सॉन जाते हुए दिखेगा और एक पोल से आपको डेंड्राइट्स आते हुए दिखेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। तो कुछ न्यूरॉन ब्रेन से पेरिफेरल पार्ट को सेंसेशन लेके जाने वाले रहते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते। कुछ न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन बोलते, जो पेरिफेरल पार्ट का सेंसेशन ब्रेन की तरफ लाता है। एग्जैक्टली, ये दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन, कुछ न्यूरॉन को माइलिन शीथ होती है, किसी को नहीं होती है, दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। और कुछ कुछ न्यूरॉन 1 mm के होते हैं, उसको गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन बोलते हैं, और कुछ न्यूरॉन 1 मीटर के होते हैं, उसको गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, दैट इज गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। मतलब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन 1 मीटर मतलब 3.25 फुट का भी मिला है, इसलिए न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ओके, समझा? ओके, तो पहले क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंड्स ऑन पोल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन माइलिन शीथ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन द लेंथ। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप सिनैप्स बोलते हो। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनैप्स। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनैप्स। सिनैप्स 2 किस्म के होते हैं। ये एक टॉपिक आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, अभी चैप्टर तो शुरू हुआ ही नहीं है आपका। दैट इज जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन is called as synapse. सिनैप्स 2 किस्म का होता है। एक होता है एनाटॉमिकल सिनैप्स, मतलब स्ट्रक्चरल स्टडी, 2 न्यूरॉन एक में के साथ कैसे जुड़ गए, उसको एनाटॉमिकल सिनैप्स बोलते हैं। और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल सिनैप्स। फिजियोलॉजिकल सिनैप्स मतलब 2 न्यूरॉन जहां पे जुड़ते हैं, वहां पे एक न्यूरॉन से इंपल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में भेजने के लिए वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वो आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक है। न्यूरोट्रांसमीटर बताता मैं 2 मिनट के बाद। तो देखो, एक न्यूरॉन का समझो एक्सॉन्स है, ये न्यूरॉन का ये न्यूरॉन का साइटॉन है, साइटॉन है, उससे एक एक्सॉन निकला,
और इधर दूसरा एक न्यूरॉन है, उसका यहां पे एक्सॉन्स आया। तो ये दोनों भी न्यूरॉन के एक्सॉन्स एक में को जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं एक्सो एक्सॉनिक सिनेप्स। एक्सो एक्सॉनिक सिनेप्स। ओके। दूसरा, एक न्यूरॉन का साइटॉन निकाला, दिसत आहे का त्याच्यात? यहां से उसका एक्सॉन निकाला, यहां पे दूसरा न्यूरॉन का साइटॉन निकाला, और ये न्यूरॉन का इधर एक्सॉन बताया। मतलब एक का एक्सॉन, दूसरा का सोमा, ये सोमा। इसलिए ये न्यूरॉन को बोलते हैं एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। एक्सोसोमैटिक सिनेप्स। अब तीसरा, ये एक न्यूरॉन का साइटॉन निकाला, ये दूसरे न्यूरॉन का साइटॉन निकाला, इसका एक एक्सॉन है और इसके डेंड्राइट्स हैं, और इसका एक्सॉन उधर है। इसको बोलते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। यस, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। एक्सो एक्सॉनिक सिनेप्स, एक्सोसोमैटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। मतलब दो न्यूरॉन कैसे जुड़े। आसान है, आपको थोड़े वर्ड अलग अलग लग रहे हैं। एक पहले दिमाग में डाल दो, आप पहले शांत हो जाओ। ओके, बताओ, शांत हो जाओ, एक डीप ब्रीथ करो, और अब सुनो। सोमा सोमैटिक सिनेप्स कभी नहीं रहता। मतलब दोनों भी न्यूरॉन के साइटॉन कभी जुड़ते नहीं। तो फिर बात क्या रही? एक न्यूरॉन का सोमा, दूसरा न्यूरॉन का एक्सॉन। समझ में आया? दोनों भी न्यूरॉन के एक्सॉन्स, एक न्यूरॉन का एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। मतलब एक न्यूरॉन पक्का पकड़ के रखना, और उसके बाकी दूसरे न्यूरॉन के तीनों भी पार्ट लेना। एक न्यूरॉन का एक्सॉन लिया तो दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन एक्सो एक्सॉनिक, दूसरे न्यूरॉन का साइटॉन एक्सोसोमैटिक, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स एक्सोडेंड्राइटिक। हमने तो बता दिया आपको, सोमा सोमैटिक सिनेप्स कभी नहीं रहता। ओके, यस। अभी आपको फिजियोलॉजिकल सिनेप्स अगर देखना है, फिजियोलॉजिकल सिनेप्स, तो दो न्यूरॉन, समझो ये एक न्यूरॉन है, 2 मिनट के लिए अच्छे से सुनो। ये अगर एक न्यूरॉन का सोमा है, ये दूसरे न्यूरॉन का सोमा है, ये दोनों भी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स आ गए। ये इसका एक्सॉन्स आया, ये एक इसका एक्सॉन्स आया, और ये दोनों भी एक में को जुड़ गए, और यहां पे आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट बनाई। तो ये न्यूरॉन के ये पार्ट पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे कोई केमिकल होते हैं जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में इंपल्स फेंकते हैं या रोकते हैं। इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स 2 किस्म के रहते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स फेंकना है तो उनको एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और कुछ कुछ इंपल्स रोकना है तो उसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। रोकने वालों ने रोकने का ही काम करना चाहिए, एक्टिवेशन करने वालों ने एक्टिवेटर ही काम करना चाहिए। जब दोनों अपना काम छोड़ के दूसरे का काम लेते हैं तब फिर प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। अब देखो, तुम सब जन बैठे हो, यस,
तो तुम्हारे ब्रेन का काम शुरू है कि नहीं है? है कि नहीं? अब मैं बात कर रहा आपसे, तो बात करते समय मेरे को बोलने के लिए मुंह का काम है, हाथ क्यों हल रहे? ये एसोसिएट मूवमेंट क्यों हो रही? ये भी तो एक बात है। तुम चलते समय पैर से चलते तो भी हाथ क्यों हलते हैं? इसका मतलब आपके बॉडी में आप शांति से बैठे हो तो भी ब्रेन का काम शुरू है, आप सोए रहते हो तो भी ब्रेन का काम शुरू रहता। आप अभी बैठे हो, तुम्हारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना शुरू है। तुमने पानी पिया था, वो ब्लड में आके एक्सीशन शुरू है। आप खाना खा के आए थे, उसका डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ये बातें चालू है। आपके कान से सुनाई दे रहा तो आपके ब्रेन में, मेमोरी में कुछ बातें सेव हो रही। एट द सेम टाइम तुम आँखी से कुछ देख भी रहे हो। इजंट इट सो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा क्या? मतलब आपके ब्रेन के कुछ ना कुछ इंपल्स आ ही रहे, लेकिन आप सुनते समय आपकी गर्दन हलती, लेकिन हाथ हल रहे क्या? क्योंकि हाथ के तरफ आने वाले इंपल्स रोकने वाले ने रोक के रखे हैं। मतलब आपके जो भेजने वाले एक्टिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो इंपल्स भेज रहे, वो भेजने का काम कर रहे, रोकने वाले रोकने का काम कर रहे। इसलिए आप सब जन नॉर्मल हो। अब एक आधे कोई भी अपने बैच में से कोई भी पर्सन के रोकने वाले न्यूरोट्रांसमीटर ने इंपल्स भेजना शुरू कर दिया, तो 2 मिनट में आपके हाथ हलना शुरू हो जाएंगे, इनवॉलंटरी और ऑसिलेटरी मूवमेंट हो जाएंगी, आंखें ऊपर चले जाएगी, जॉ जॉइंट लॉक हो जाएगा, गिर जाएगा, मुंह में से फ्रॉदिंग शुरू हो जाएगा। एपिलेप्सी आ गई, ऐसा आप बोलेंगे। यस और नो? ये ब्रेन है बाबा, ये पहले समझ लो आप। मैं चैप्टर शुरू ही नहीं किया अभी तक। तो फिर ये जो इपिलिप्टिक जैसे प्रॉब्लम रहते, या ब्रेन के बाकी के जो भी डिसीजेस आप मेडिसिन में पढ़ोगे बाबा, तो ये है आपके न्यूरॉन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके न्यूरॉन के अंदर जो लिक्विड होता है, जहां पे 2 न्यूरॉन जुड़ते हैं, जहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, वहां पे जो बैठे हुए न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। तो ठीक है, फर्स्ट ईयर के लेवल में यहां तक के आपको ठीक है। अभी अच्छे से एक बार बोर्ड देख लो, अच्छे से एक बार देखो। ओके, अभी देखना हम क्या करते। साइटॉन साफ कर दिया, सिनेप्स साफ कर दिए, एनाटॉमिकल सिनेप्स साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया। बस बोर्ड पे क्या रखा? बोर्ड पे सिर्फ एक्सॉन रखा। इसको माइलिन शीथ है, यही व्हाइट मैटर बनाता है, यही आपका चैप्टर है। जो चौरसिया में सबसे आखिरी दिया है, हम पहले पढ़ा रहे। तो देखो, हम चौरसिया को गलत नहीं बोलते, हमको कोई अधिकार नहीं किसी को गलत बोलने का, लेकिन अगर मैं पढ़ाने के बाद अगर आपको ब्रेन समझा, तो फिर आपने बोल लेना कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। ओके, कोई डाउट है? तो अभी अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन शुरू करेंगे।